स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर से ही रिलेटेड है जो कि है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस के दौरान हम लोगों ने स्टडी किया था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, वो भी एक बाइनरी सॉल्यूशन था। और आज का जो सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहा है ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखा होगा ताकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो मैं उन सब डिस्कशंस का प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है और उन सब का लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है और सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है ये आप लोग को समझ में आए। तो चलो आज हम लोग समझते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को लेके। तो सॉलिड और लिक्विड मिलके तो एक सॉल्यूशन होता है ना, वो तो होता ही है, वो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है यहाँ पे सॉलिड को हटा के हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे गैस कंसिडर किया। यानी यहाँ पे जो सोल्यूट है आपका, ये सोल्यूट है आपका गैस और सॉल्वेंट क्या है आपका लिक्विड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पिछले वीडियोस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वहां पे भी लिक्विड सॉल्यूशन नहीं डिस्कस किया था लेकिन वहां पे सॉल्यूट था आपका सॉलिड। और आज भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है जहां पे सॉलिड को हटाकर एज ए सॉल्यूट हम लोगों ने यूज किया, या तो हम लोग रिप्लेस कर दिए है सॉलिड से हटाकर गैस को। मतलब गैस इज द सॉल्यूट एंड लिक्विड इज द सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग ये जो गैस जो सोल्यूट है उसका सोल्युबिलिटी लिक्विड में कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इसे आज हम लोग समझने वाले हैं, है ना। और ये जो फैक्टर्स कितना हद तक सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है इसे भी आज हम लोग समझने वाले हैं, ताकि वहां से निकलकर कोई कुछ लॉज तैयार होता है कि नहीं, और अगर लॉज तैयार होता है तो उनका एप्लीकेशंस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, आज हम लोग उसे समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ गैस टू गेट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब पार्टिकुलर लिक्विड्स सॉल्वेंट में कितना गैस डिसॉल्व हो सकता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी कहेंगे। हम आज का जो प्रेजेंट केस में एक पार्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में कितना गैस डिसॉल्व हो सकता है उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, सोल्युबिलिटी कहेंगे, है ना। और दिस फेनोमेनन इज क्रूशियल इन वेरियस नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, कार्बोनेशन ऑफ बेवरेजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। ये जो फेनोमेनन है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों का यूज होता है ना। व्हाई नॉट? क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहां पे जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड इटसेल्फ इज ए लिक्विड, दैट मीन्स oxygen is a gas and blood is a liquid. That means it is the mixture of gas and liquid, and it is purely a concept related to the solubility of gas in liquid. Similarly, carbonation in beverages मतलब dissolution of carbon dioxide in soft drinks, है ना। जैसे कि आप लोग पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप वगैरह आप लोग तो लेते होंगे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में रहता है।
तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन इन सब में गैस किस किस कंडीशन में डिजोल्व हुआ रहता है या तो नहीं रहता है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, है ना, या तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस दैट वी फेस इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट इज रेस्पिरेशंस, कार्बोनेशन इन बेवरेजेस, और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है ना, देखेंगे एक एक करके, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्रेशर। ये जो सॉल्युबिलिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैस का इन लिक्विड में, पहले ही कहा था किस किस फैक्टर्स में डिपेंड हो सकता है, एक एक करके हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है। नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि गैस किस वजह से डिजोल्व हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ये तो जानना जरूरी है कौन सा सिचुएशन में हो रहा है या तो कौन सा सिचुएशन में नहीं हो रहा है, या तो किस सिचुएशन की वजह से गैस ज्यादा डिजोल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर लिक्विड में, एक पर्टिकुलर गैस, जानना जरूरी है ना। तो पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के साथ कैसा इफेक्ट करता है देखिए। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी एक साइंटिस्ट थे या तो एक जेंटलमैन थे जिन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या कहा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। इन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए प्रेशर के साथ उसका संपर्क है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर लिक्विड में। यानी मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर गैस का एक लिक्विड के ऊपर, उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर लिक्विड में। समझ में आ रहा है? मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। एक पर्टिकुलर गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के ऊपर, उतना ही उस गैस मोलिक्यूल्स वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जा पाएगा, ताकि वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। वही कॉन्सेप्ट किसने लाया? हेनरी ने लाया। वो हेनरी जेंटलमैन ने यही कहा कि mass of gas dissolved per unit volume of a solvent is directly proportional to the partial pressure of that gas above the particular solvent या तो liquid। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हायर प्रेशर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी, मतलब जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगा, है ना, सीधा सा बात है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना मोलिक्यूल्स, उतना गैसियस मोलिक्यूल्स will come closer and ultimately it will go enter into the liquid and it will remain in the dissolved state, है ना। thereby the solubility increases of that particular gas in solvent या तो liquid में, है ना। नेक्स्ट आपका क्या आता है? टेम्परेचर। और एक फैक्टर है क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है देखिए। इन जनरल सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर गैसेस डिसॉल्विंग इन लिक्विड्स। ये जनरल क्राइटेरिया है। कोई भी गैस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए टेम्परेचर कम होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी जाके एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होगा, अन्यथा नहीं। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड टेम्परेचर हैज टू बी लोअर्ड, otherwise that particular gas will not get dissolved in that particular liquid। समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट इन सम केसेस, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे देखा जाता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
some gases tend to ionize, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो लिक्विड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तब क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, जिसके वजह से हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन एग्जिस्ट सच एज द केस वेयर गैसेस रिएक्टिंग विद द सॉल्वेंट, जहां पे गैसेस, कुछ गैस ऐसा है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने का मतलब वो सॉल्वेंट में जाने के बाद इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर it tends to break down and reacts with the solvent, thereby its solubility increases। लेकिन वो सब रेयर केसेस में होता है। In most of the cases you find that solubility of gas in liquid increases with the decrease in temperature। तो अब तक हम लोग को दो क्राइटेरिया मिला, क्या मिला, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा गैस का इन लिक्विड में, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर लोअर करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है आपका, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि गैस का नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। हम लोगों ने पहले डिस्कशन में ऐसे कुछ डिस्कस किया था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, दैट इज पोलर सॉल्यूट गेट डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा कुछ डिस्कस किया है कि नहीं। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी है, पोलर गैसेस विल गेट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल नॉन पोलर इन नॉन पोलर। समझ में आ रहा है आपको। एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, हाँ, ये सब वाटर में इतना आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता है ना, ठीक है। लेकिन कुछ दूसरा गैस जैसे कि एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे आर नॉन पोलर, जहां पे डाइपोल मोमेंट या तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, therefore they are non-polar and hence their dissolution is low in water, because water is a polar compound whereas oxygen and nitrogen, both the molecules are non-polar. Non-polar in polar, no match, therefore dissolution is also low। whereas जब आप लोग देखेंगे कि एमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जब आप लोग डिसॉल्व करने जाएंगे वाटर में, you will find that its dissolution is more higher compared to the previous one that I have told। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में जाता है वो इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली एमोनिया जब वाटर में जाता है वो रिएक्ट करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये क्या समझ में आ रहा है, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि गैस जो हम लोग डिसॉल्व करने वाले हैं पार्टिकुलर लिक्विड में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और सॉल्वेंट जिसके साथ हम लोग मिलाने जा रहे हैं एक पार्टिकुलर गैस को, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जिसके वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द सॉल्युबिलिटी। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा एक्सटेंट तक डिपेंड करता है कितना एक पार्टिकुलर गैस एक पार्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। पोलर गैसेस टेंड टू डिसॉल्व बेटर इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने कहा है, व्हाइल नॉन पोलर गैसेस डिसॉल्व बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने जो प्रेशर जो एक फैक्टर है जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, हाँ, उसमें हम लोगों ने एक लॉ का जिक्र किया था। क्या किया था? हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ के मुताबिक क्या है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। मतलब जितना कितना गैस डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस के ऊपर। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे
ये सब गैस मॉलिक्यूल्स है, ये भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ये भी गैस मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे आपका प्रेशर वाज गिवन ड्यू टू वेट W1, है ना, वेट W1 की वजह से प्रेशर है। यहाँ पे देखिए जितना मॉलिक्यूल्स बाहर पे है, हाँ, और उन सब के बीच में जो स्पेसेस है कुछ ज्यादा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो ये सब, इन सब के बीच में जो डिस्टेंसेस है कुछ ज्यादा है। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड less number of molecules are come closer to the liquid to form the solution. But if you go on increasing the pressure in the second figure, देख सकते हैं आप लोग, जहां पे हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया by adding the weight W2, you will find that more gas molecules are coming closer and more gas molecules are entering the liquid, thereby the dissolution of gas in liquid goes on increasing, या तो इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब हायर प्रेशर इंक्रीजेस द solubility of gas in particular solvent and lower pressure increases decreases the solubility of that particular gas in particular solvent या तो liquid। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग एक आइडिया मिलता है कि प्रेशर के साथ solubility of gas का क्या रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज more the pressure more is the solubility of gas in particular liquid। वही हो गया आपका हेनरीज लॉ का एक ब्रीफ आइडिया। तो अभी हम लोग विस्तार में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉज क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हेनरीज लॉ क्या है। ये एक लॉ है that was done by या that was studied by Henry, yeah, that was formulated by Henry। The law states that mass of gas dissolved per unit volume of solvent at constant temperature। देखिए एक चीज नोट कीजिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। ये लॉ ये कहता है कि गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर। जो पार्टिकुलर गैस आप मान लीजिए यहां पे एक लिक्विड है, हाँ, और ये सब आपका गैस है, एक पार्टिकुलर गैस है, ठीक है। ये गैस मान लीजिए गैस ए है और ये आपका सॉल्वेंट बी है। यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किया P1, ठीक है। On applying pressure P1 you will get some solubility of that particular gas A in particular solvent B, है ना। Again if you increase the pressure, that is increase the pressure and pressure becomes P2, during that time you will find that those gas molecules will come closer to each other and more gas molecules will enter into the liquid। तब मतलब क्या हुआ, तब क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब per unit volume of that particular solvent into which gas is supposed to dissolve will increase। समझ में आ रहा है? जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे per unit volume of that particular solvent में आपका वो पार्टिकुलर गैस जिससे आप लोग डिजॉल्व करने जा रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? वही हो गया आपका हेनरीज लॉ। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर देंगे, जितना ज्यादा पार्टिकुलर गैस का प्रेशर होगा एक पार्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर, हाँ, उतना ही मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज होगा correspondingly, हाँ, एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में। समझ में आ रहा है? जिसे हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देखिए M is directly proportional to P, and here P is the pressure of that particular gas, and this M is what, mass of gas dissolved per unit volume of liquid। तो if you remove the proportionality constant, proportionality sign, this sign, it has to replace by this K,
and this K is a constant and that depends upon the nature of gas and the solvent। समझ में आया आप लोगों को, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए डेल्टन, ये हेनरीज लॉ का एक प्रिलिमिनरी एक ये था, फॉर्मुलेशन था। इनके बाद आया एक जेंटलमैन जिनका नाम है डेल्टन, who said that solubility of gas in a liquid solution depends upon the partial pressure of the gas। इन्होंने पार्शियल प्रेशर का टर्म मेंशन किया। If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility, then mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। देखिए ये जो एक्सप्रेशन था हेनरी ने दिया था, इसमें इन्होंने मास ऑफ गैस का टर्म यूज किया था, या तो कॉन्सेप्ट यूज किया था। मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को यूज किया। लेकिन डेल्टन जो थे इन्होंने वो हेनरीज लॉ का कुछ मॉडिफिकेशन किया। इन्होंने कहा कि हम लोग अभी गैस का मास जो टर्म है उसे यूज नहीं करके गैस का मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे, और वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द लिक्विड। समझ में आ रहा है ना। जिसके वजह से इन्होंने लिखा क्या, x is directly proportional to the P। This P is the partial pressure of that particular gas and this x is the mole fraction of that particular gas, है ना। तो ये x को हम लोगों ने क्या लिखा, ऐसा लिखा। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का अगर हम लोग हटा देंगे तो यहां पे हम लोगों ने इसे क्या लिखा, k डैश लिखा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1/k डैश इंटू x लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू KH इंटू x, है ना, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ, बोल सकते हैं हेनरीज लॉ। क्योंकि हेनरीज लॉ एक्चुअली वही था, उसे कुछ मॉडिफाई किया किसने, डेल्टन ने। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, जिसे हम लोगों ने हेनरीज लॉ का ही एक एक्सटेंशन माना है। माना है मतलब क्या, वो हेनरीज लॉ ही है, सिर्फ डेल्टन ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, है ना। अच्छा, thus Henry's law may also be stated as solubility of gas in liquid at a particular temperature and is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with the solution। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कितना गैस डिसॉल्व होगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में is directly proportional to the partial pressure of that gas in that over that solvent, या तो solution भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वो गैस का जो मास का जो टर्म है उसे रिप्लेस करके मोल फ्रैक्शन का टर्म यूज किया है। कितना डिसॉल्व हो सकता है, हाँ, एक गैस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में या तो पार्टिकुलर लिक्विड में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सॉल्वेंट और इन द सॉल्यूशन। समझ में आया आप लोगों को। यही हो गया आपका हेनरीज लॉ। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, द हेनरीज लॉ में अल्टरनेटिवली बी स्टेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। बात तो वही है। मतलब ये अल्टरनेटिवली अगर हम लोग P इक्वल टू KH इंटू एक्स कहेंगे, हाँ सॉरी, KH इंटू एक्स
कहेंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, दैट इज partial pressure of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. यही हो गया आपका हेनरीज लॉ। मतलब हेनरी ने पहले प्रपोज किया था, उसे कुछ मॉडिफाई किया डाल्टन ने, अल्टीमेटली इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेनरीज लॉ, एंड हेनरीज लॉ इज एक्चुअली व्हाट, P equal to KH into X, where X is the mole fraction, which also represents the solubility of that gas in a particular solvent or liquid। समझ में आया आप लोगों को, है ना? अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं किस चीज के ऊपर, देखिए और एक चीज, ये जो अभी जो हेनरीज जो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका हेनरीज कांस्टेंट है ना, KH, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एटीएम या तो बार, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं रहता है, हम लोगों को तो मालूम ही है मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस कंपाउंड, तो देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट, P इक्वल टू KH। तो KH का कांस्टेंट क्या होगा? एटीएम या तो बार, है ना? समझ में आया आप लोगों को? तो अल्टीमेटली हेनरीज लॉ क्या हुआ आपका, P equal to KH into X, where KH is the Henry's constant, X is the mole fraction and P is the partial pressure of that gas which has to be dissolved in a particular liquid। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। कुछ गैसेस का सोल्युबिलिटी को लेकर वाटर में उनका हेनरीज कांस्टेंट निकाला गया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स में, उसे हम लोग देखते हैं। चलो, जैसे कि ये हीलियम का देखिए आप, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर में इसका हेनरीज कांस्टेंट क्या है? इतना है। हाइड्रोजन का देखिए कितना है, ये पार्टिकुलर टेम्परेचर में इतना है। नाइट्रोजन का देखिए 293 में इतना है और 303 में इतना है। मतलब नाइट्रोजन का एक चीज आप लोगों ने नोट किया होगा कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हेनरीज कांस्टेंट भी ज्यादा हो रहा है। और आप लोगों को यह पता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर in general will lead to the decrease in solubility of gas in liquid, है ना? ये तो पता ही है। तो यहां पे क्या होगा कि नाइट्रोजन का solubility डिक्रीज होगा और एट द सेम टाइम हेनरीज कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इससे क्या पता चल रहा है कि if हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस, solubility डिक्रीजेस। सिमिलरली आप यहां पे फॉर ऑक्सीजन के लिए भी आप लोग देखिए, ऑक्सीजन का ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में देखिए हेनरीज कांस्टेंट कितना है और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में हेनरीज कांस्टेंट देखिए कितना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट इफ इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बाकी सबका आप लोग देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, आर्गन के लिए भी, मीथेन के लिए भी, विनाइल क्लोराइड के लिए भी। तो देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना? क्योंकि हम लोगों को हेनरीज लॉ के मुताबिक उसका इक्वेशन क्या मिला, P इक्वल टू KH इंटू X, है ना? X इक्वल टू क्या है? X इक्वल टू आपका P बाई KH, है ना? तो हेनरीज कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना X का वैल्यू क्या होगा? कम आएगा, है ना? उतना कम आएगा, जिसके वजह से यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस।
गैस, नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना गैस डिसोल्यूशन होगा उतना हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम आएगा, ठीक है। और जितना कम होगा डिसोल्यूशन हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना पड़ेगा, लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड। ठीक है, ये प्रेशर का तब कांस्टेंट रख देंगे हम लोग। पर्टिकुलर प्रेशर में हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, अगर टेम्परेचर को चेंज करके प्रेशर को कांस्टेंट रख के, हाँ, देखा गया कि इफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस solubility decreases, if Henry's constant goes lower solubility increases। तो ये आप लोग समझ लेना कि if Henry's constant increases solubility decreases, also Henry's constant depends upon the nature of gas also, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the value of KH increases with increase in temperature, जो मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे देखिए फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन देख रहे हैं आप लोग, केएच इंक्रीज हो रहा है, केएच इंक्रीज कर रहा है, सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे केएच इंक्रीज होना ही है। मतलब इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हेनरीज कांस्टेंट विल इंक्रीज, व्हिच विल लीड टू द डिक्रीज ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन लिक्विड। ठीक है, समझ में आया अब तक? तो हम लोगों ने हेनरीज लॉ का कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हम लोगों ने समझ लिया है। उस इक्वेशन, जो हेनरीज लॉ का जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, उसका कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया या तो समझ लिया। ठीक है, अभी हम लोग चलने वाले हैं एप्लीकेशंस के ओर। हेनरीज लॉ का कुछ एप्लीकेशंस भी है हमारे डे टू डे लाइफ में। पहला एप्लीकेशन क्या, देखिए, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो लेते हैं हम लोग, थम्स अप हो या कोको कोला हो, पेप्सी हो, ये सब में सोडा वाटर और बियर और शैंपेन्स, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में सील किया जाता है, क्योंकि इन जनरल कंडीशन यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड सो इजीली इन वाटर, सो it has to be sealed under high pressure so that it will remain in that particular liquid। ठीक है, उससे हाई प्रेशर में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि एज पर हेनरीज लॉ, मोर द प्रेशर मोर इज द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन दैट लिक्विड। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, जहां पे कहा है कि bottles are sealed under high pressure। When bottle is opened under normal atmospheric condition, the pressure inside the bottle falls to atmospheric pressure and excess carbon dioxide bubbles out of the solution causing effervescence। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब हम लोग बोतल खोल देंगे तब क्या आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मिल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल के आ जाता है भैया इफर्वेसेंस, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। This results in low concentration of oxygen in blood and tissues of the people living at high altitude or climbers। The low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, known as anoxia। मतलब ये जाहिर सा बात है, हम लोग नीचे हैं, हम लोग अर्थ के नीचे में है, अगर जितना ऊपर जाएंगे वहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, अल्टीमेटली वहां पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर, गैसेस तो बहुत सारा रहेगा, है ना, तो रेस्पेक्टिव गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इन द ग्राउंड लेवल ऑफ आवर अर्थ, जिसके वजह से ब्लड में या तो अदर बॉडी फ्लूइड्स में माउंटेनियर्स या तो क्लाइंबर्स या तो
जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कुछ कमी रहता है, जिसके वजह से वो सब लोग कुछ हद तक कमजोर पड़ जाते हैं और उनका थिंकिंग का क्षमता भी कुछ कम हो जाता है, और उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हेनरीज लॉ, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम है एक पार्टिकुलर गैस का, क्योंकि एज पर हेनरीज लॉ more the partial pressure of that particular gas, more is the dissolution of that gas in liquid। तो ब्लड में उतना ही कम होगा compared to those people living in the ground, है ना। और एक एप्लीकेशन है, देखिए, to minimize the painful effect of deep sea divers during the decompression, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing। जो सी डाइवर्स जो कंप्रेस्ड एयर लेते हैं उनमें नाइट्रोजन का भी मिश्रण रहता है, उस नाइट्रोजन को रिप्लेस करके अभी क्या करते हैं प्रोफेशनल डाइवर्स, उसमें हीलियम भी यूज कर लेते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन निकलते वक्त जो बबल्स क्रिएट होता है, जो हम लोगों का जो ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक करने का काम कर देता है कभी कभी, जिसके वजह से कुछ हद तक प्रॉब्लम होता है हम लोगों के लिए, हाँ, उसे हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्रेस्ड एयर में हीलियम कुछ हद तक मिक्स कर देते हैं, ताकि वो पेनफुल जो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है आफ्टर द डाइवर्स कमिंग आउट ऑफ द सी ड्यू टू डिकम्प्रेशन, वो ना हो। तो ये भी हो गया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। समझ में आया आप लोगों को? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का जो मेरा डिस्कशन है ये अच्छा से समझ में आया, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं उन सब कमेंट्स का सुइटेबल रिप्लाई दे सकूं। अगर समझ में आया, देखने के बाद इस डिस्कशन को एक लाइक करना प्लीज, और जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो, और उन लोगों के बीच में अगर कुछ शंका रहता है किसी भी टॉपिक को लेकर, मैं उनका डाउट्स को भी क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो मैं लास्टली आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों का पेशेंस के लिए, इतने वक्त देने के लिए, इस डिस्कशन को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन।